Hey friends, welcome to my YouTube channel. Hey class, today we are discussing class 8 geography chapter 2 land, soil, water, natural vegetations and wildlife resources by Priyanka Gupta. As you know friends, through education one can catch the world. So friends, if you want to catch the world, read and study my notes till the end. हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 में है लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं। आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, आपको कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। पूरे बुक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने लास्ट में कवर कर रखे हैं, इन बिटवीन भी कवर कर रखे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर 2। तो पहला है लैंड। व्हाट इज़ लैंड? लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ का सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। जो लैंड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे अर्थ पे, और ये 30% ऑफ टोटल एरिया हमारे अर्थ के सरफेस को कवर करता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि हमारे अर्थ का जो 30% है जो लैंड कवर कर रहा है वो पूरा हैबिटेबल है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है इसमें कि 90% ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऑक्यूपाई कर रहा है ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। देखो, 90% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, सिर्फ 30% ऑफ लैंड एरिया है। पूरी हमारे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 30% ओनली लैंड एरिया है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज इधर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेटेड। जो बचा हुआ 70% ऑफ लैंड है या तो वो पॉपुलेटेड है या फिर अनइनहेबिटेटेड है। द रक टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लाइंग एरिया susceptible to water logging, desert area are normally sparsely populated areas of the world। जितना भी जो भी टोपोग्राफी है वो बहुत ही रग्ड है। माउंटेन के जो स्लोप्स हैं वो स्टीप स्लोप्स हैं। स्टीप स्लोप्स मतलब ऊपर से अपवर्ड से डाउनवर्ड स्लोप्स हैं। लो लाइंग एरिया सस्पेक्टेबल टू वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरिया नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब हम आते हैं लैंड यूज़। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। लैंड जो है कई पर्पस के लिए यूज़ किया गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। हमने लैंड का कई तरीके से यूज़ कर रखा है। कहीं पे आप देखोगे एग्रीकल्चर है, कहीं पे फॉरेस्ट्री हो रखी है, कहीं पे माइनिंग एक्टिविटी चल रही है, कहीं बिल्डिंग बन रहे हैं, हाउसेज बन रहे हैं, कहीं रोड्स हैं, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ हैं। दिस इज़ कॉमनली टर्म एज लैंड यूज़। इसको हमने कहा गया है कि हमने लैंड का अलग अलग तरीके से यूज़ कर रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखा है कि जो सेल्बर्ग है इन ऑस्ट्रिया। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड में। जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट लैंड, दीज लैंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल। ये वो लैंड होते हैं जो इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड है, जिनकी ओनरशिप इंडिविजुअल के द्वारा में, जिसका गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि हमारे घर हैं, आपके घर हैं, जब सबके घर हैं, ये सारे प्राइवेट लैंड है, इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं कम्युनिटी लैंड की। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिकल हर्ब। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कम्युनिटी लैंड उस लैंड को बोलते हैं जिसकी प्रॉपर्टी, जिसकी ओनरशिप जो है ओन्ड हो रखी है कम्युनिटी के द्वारा कुछ कॉमन पर्पस के लिए, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर। आपके एरिया में जो भी कम्युनिटी बनी है, कम्युनिटी एरिया है, मतलब आपके जो एरिया है वो सारे एरिया जो है, हाँ, एरिया का कोई एक एक बंदा नहीं, बल्कि आपकी कम्युनिटी के हर एक बंदे जो है वहाँ पे कहीं पे जाके कलेक्शन ऑफ फॉडर कर सकते हैं, फ्रूट्स, नट्स या मेडिकल हर्ब्स ले सकते हैं। ये कोई एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का लैंड है, तो इसको हम कम्युनिटी लैंड बोलते हैं।
आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। हम लैंड एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है, अब हम उसको कैसे कंजर्व करके रखें, आइए अब हम जानते हैं। ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है जिसकी वजह से डिमांड भी बढ़ रही है, और अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो लैंड की डिमांड भी बढ़ेगी। लोग रहेंगे कहाँ, और लोगों को लैंड चाहिए होगा तो लोग क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन, जंगलों को काटा जा रहा है। एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मिंग हो रही है, लोग एग्रीकल्चर को काट काट के लैंड बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डर है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खोने का। तो हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लैंड है उसको हम कैसे बचा के रखें, हम बात करते हैं। पहला, प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। हमें देखना चाहिए कि हमारा कितना लैंड डिग्रेड हो रहा है, कितना हमारा जो लैंड है उसको ख़राब किया जा रहा है। इसको हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए, हमें एक रेट बनाना चाहिए, हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए। दूसरा, एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन। हमें डिफोरेस्टेशन मतलब लैंड पाने के लिए हमें जंगलों को काटना नहीं चाहिए बल्कि एफोरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब कि प्लांट्स बनाने चाहिए। एफोरेस्टेशन, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए, लैंड रिक्लेमेट करना चाहिए। थर्ड वन इज रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर एंड चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। जो भी हमारी एग्रीकल्चर फार्मिंग है, कभी कभार क्या होता है दोस्तों, जो फार्मर्स होते हैं वो ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, किसका, केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर का, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो लैंड रिसोर्सेज है वो ख़राब हो जाती है, सोइल ख़राब हो जाता है, फिर लैंड भी ख़राब हो जाती है। एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, एंड चेक करते जाओ कि कहीं ओवर ग्रेजिंग तो नहीं हो रही है। तो यही एक तरीका है जो हम अपनी लैंड, जो कि एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, और हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सोइल की। व्हाट इज सोइल? सोइल होता क्या है? द थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो भी थीन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की, जो कि हमारे अर्थ के सरफेस को कवर कर रहा है, उसको हम सॉइल कहते हैं। सॉइल किससे बना है? ये एक ऑर्गेनिक मैटर से बना है, मिनरल से बना है, एंड वेदर्ड रॉक से बनाया गया है, जो कि हमारे अर्थ पे पाया गया है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अगर हमारा सही तरीके का मिक्सचर हो ना मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का, तो हमारा जो सॉइल है फर्टाइल। अगर सॉइल फर्टाइल होगा ना तो उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। अगर सॉइल इनफर्टाइल होगा तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। तो सॉइल को हमेशा फर्टाइल रहना चाहिए, राइट मिक्स होना चाहिए मिनरल का एंड ऑर्गेनिक मैटर का, जो कि एक फर्टाइल सॉइल बनाता है। अब हम बात करते हैं सॉइल के डायग्राम की। आप नीचे देख रहे हो दोस्तों, आर हॉरिजॉन बेड रॉक, इसको हम बोलते हैं बेड रॉक। उसके ऊपर बात करते हैं हम पार्टली वेदर्ड रॉक, सी हॉरिजॉन हमने नाम दिया है, जिसको हम पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं। उसके ऊपर आते हैं सब सॉइल, कंपाउंड ड्रेनिंग फ्रॉम अबव एक्यूमुलेट, जिसको हमने बी हॉरिजन नाम दिया है, इसको हम सब सॉइल बोलते हैं। उसके ऊपर आते हैं हम मिनरल पार्टिकल मिक्स विद ऑर्गेनिक मैटर। इसमें मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर के पार्टिकल्स मिक्स हैं, इनको मिक्स करके एक टॉप सॉइल बनता है, इसको हमने ए हॉरिजॉन का नाम दिया है। उसके ऊपर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक डेब्रिस, जो कि पार्टली डिकम्पोज है, उसको हमने ओ हॉरिजॉन का नाम दिया है, इसको हम कहते हैं सरफेस लेयर। तो ऊपर का जो लेयर होता है सोइल का वो फर्टाइल होता है। अगर आप ओवर ग्रेजिंग कर देते हो सोइल की तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो सॉइल जितना अच्छा होगा उतनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। तो सॉइल फर्टाइल होना बहुत अच्छा है। अगर फार्मर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो प्लांटेशन भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए सॉइल को मेंटेन करना, फर्टाइल करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल की। सॉइल पेरेंट रॉक, जो सॉइल में जो पेरेंट रॉक है वो कैसा होता है, ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी,
मिनरल, कंटेंट, प्रीमिएबिलिटी, इसका टेक्सचर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कैसे मिनरल्स हैं, क्या कंटेंट है, इसकी प्रीमिएबिलिटी क्या है, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस कैसा है, रिलीफ, ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन accumulation of soil. Fourth one, flora, fauna and microorganism affect the rate of humus formation. Time determine करता है thickness of soil profile. Time क्या determine करता है कि कैसी thickness है soil profile की. अब हम बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सोइल एंड कंजर्वेशन मेजर. सोइल कैसे डिग्रेड होता है और हम कैसे सोइल को प्रिवेंट मतलब बचा के रख सकते हैं. तो हम आते हैं सोइल इरोजन. डिप्लीजन करता है आर द मेजर थ्रेट्स टू सोइल एज अ रिसोर्सेज. अगर सोइल इरोजन का अगर डिप्लीजन हो रहा है, सोइल की अगर फर्टिलिटी अगर ख़राब होती है तो ये एक थ्रेट बन जाता है हमारे सोइल पे. अब हम बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सोइल कैन बी डन बाय बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर. जी हाँ, यस, सोइल का डिग्रेडेशन ह्यूमन के द्वारा भी हो सकता है और नेचुरल फैक्टर लाइक लैंडस्लाइड, फ्लड्स, अर्थक्वेक, इन सब के द्वारा भी हो सकता है. अब ह्यूमन फैक्टर कौन कौन से होते हैं? डिफॉरेस्टेशन, अगर हम जंगलों को काट दें, ओवर ग्रेजिंग कर दें, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड कर दे तो हमारे सोइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी. दोस्तों, जो सोइल की जो फर्टिलिटी है प्लांटेशन अच्छी करने की वो बेकार हो जाएगी. अब नेचुरल फैक्टर से क्या होगा? रेन वॉश, अगर बहुत तेज बारिश आ जाए तो उस वजह से भी ख़राब हो सकता है हमारी सोइल की फर्टिलिटी. लैंडस्लाइड से, फ्लड आ जाए तो इन सब से हमारा क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन हो जाएगा. सॉइल की जो फर्टिलिटी है, लेयर है अच्छी प्लांटेशन की, वो ख़राब हो जाएगी. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है. वेदरिंग मीन्स द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रोस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी. वेदरिंग मतलब ब्रेक, जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स की जो ब्रेकिंग टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं पत्थर के, किसकी वजह से? चाहे वो हाई टेम्परेचर की वजह से हो या लो टेम्परेचर की वजह से हो या फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से या कोई प्लांट्स और एनिमल्स या ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हमारे क्या हो रही है? रॉक्स की ब्रेकिंग, जिसको हम वेदरिंग कहते हैं. अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन मेजर. अब सोइल को हम बचाएं कैसे? बाय मल्चिंग. व्हाट इज मल्चिंग? द bare ground between plant is covered with a layer of organic matter like straw. It has retained soil moisture. Second one is counter barrier. The third one is rock dam. Fourth is counterplying, shelter belt. इस तरीके से हम सॉइल को कंजर्वेशन कर सकते हैं. अब हम आते हैं वाटर. वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. हम सबको पता है कि वाटर, जल ही जीवन है. वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज है. 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. हमारे अर्थ का 3/4 किससे कवर्ड है? वाटर से. इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट. इसको हम क्या कहते हैं? वाटर प्लैनेट. हमारे अर्थ को वाटर प्लैनेट बोला गया है. द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ का सरफेस. हमारे ओशन ने कितना कवर कर रखा है? 2/3 हमारे अर्थ का सरफेस. एंड क्या सपोर्ट कर रहा है? एक रीच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. द ओशन वाटर इज सैलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. देखो, जो ओशियन है उसने 2/3 कवर कर रखा है हमारे अर्थ का सरफेस, जिसमें कि ओशियन का जो वाटर है वो सैलाइन होता है एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. तो हमारे पास फ्रेश वाटर कितना बचा? अगर 2/3 हमारा ओशनी वाटर है तो हमारा फ्रेश वाटर कितना बचा? तो फ्रेश वाटर का जो अकाउंट है ओनली अबाउट 2.7%. 70% of this occur as ice sheets and glacier in Antarctica, Greenland and mountain region. Due to their locations, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is fit for human consumption. हाँ दोस्तों, सिर्फ 1% ऑफ फ्रेश वाटर जो कि फिट है ह्यूमन के लिए. इट इज़ फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर. और हमारा
फ्रेश वाटर कहाँ पाया गया है? ग्राउंड वाटर में, सरफेस वाटर इन रिवर, लेक्स एंड एज अ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। सिर्फ 1% फ्रेश वाटर है पूरे वर्ल्ड में, जो कि हमारी पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को मीट करता है। बात करते हैं वाटर साइकिल की। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ इज नोन एज वाटर साइकिल। जैसे ही इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन फॉर्म होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगी एंड रन ऑफ इज नोन एज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैसे चल रही है? अगर लैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैंड पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो कंडेंसेशन फॉर्म होगा, क्लाउड में कंडेंसेशन फॉर्म होगा तो प्रेसिपिटेशन आएगा, प्रेसिपिटेशन होगा तो रन ऑफ होगा वाटर, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका। कई सारे रीजन है जहाँ पे वाटर की कमी है हमारे पूरे वर्ल्ड में। मोस्ट पार्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, parts of South America, entire Australia facing shortage in fresh water. Countries located in climatic zone are most susceptible to drought, face great problem of water scarcity. Scarcity is caused by over exploitation and contamination in water source. अभी ये मैंने बात करी है कि 1% जो वाटर है जो कि बचता है पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है। इस वजह से जो वाटर है जिसकी स्कार्सिटी है हमारे पूरे वर्ल्ड में, कई सारे ऐसे एरिया हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर ड्रॉट है, सूखा है, पानी की कमी है, जो कि बताया है अभी मैंने। वेस्टर्न यूएसए में, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका में, इंटायर ऑस्ट्रेलिया, ये सब लोग फेस कर रहे हैं शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर की। कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि क्लाइमेटिक जोन में रहती है, जो कि ड्रॉट फेस कर रही है, सबसे ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी है। अब स्कार्सिटी होती क्यों है? क्योंकि हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन, गलत यूज़ कर रहे हैं, पानी का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। कंटेमिनेशन, जो वाटर है, जो फैक्ट्री है वहाँ से काम हो रहा है, वहाँ से जो है अनट्रीटेड वाटर रिलीज़ हो रहा है जो हमारे फ्रेश वाटर के अंदर, जो कि उसको भी कंटेमिनेट कर रही है, पोल्यूट कर दे रही है। इस वजह से वाटर की स्कार्सिटी होती है। बात करते हैं हाउ वाटर गेट पोल्यूटेड। पानी पोल्यूटेड कैसे होता है? डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज। जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं हमारी कंट्री में, क्या कर रही है फैक्ट्रियाँ? वो अनट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज कर रही है। कहाँ पे? हमारे फ्रेश वाटर में, गंगा रिवर में, रिवर्स, लेक्स में। जो एग्रीकल्चर, केमिकल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेट। एग्रीकल्चर फार्मिंग के थ्रू जो पोल्यूटेड वाटर जो है इफ्लुएंट्स, जो वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमारे वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। They pollute water with nitrate metals and pesticides. Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. ये क्या कर रहे हैं? वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं नाइट्रेट मेटल्स के साथ, पेस्टिसाइड के साथ। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स ये हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, और ये ह्यूमन बॉडीज़ के पास पहुंच रहे हैं वाटर के थ्रू। तो इससे हमारी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने फ्रेश वाटर को कैसे सेव करना चाहिए? हम ऐसा क्या करें जो हमारे 1% फ्रेश वाटर, जो कि पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है और हमारी स्कार्सिटी ना हो, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए? हमें वाटर को कंजर्वेशन करके चलना चाहिए। हाउ वी कंजर्व वाटर? अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably by releasing them in water. अगर फैक्ट्री में जो भी काम हो रहा है, जो भी अनट्रीटेड वाटर रिलीज हो रहा है वाटर बॉडीज़ में, अगर उसको अनट्रीटेड की जगह ट्रीट में बदल दे, अगर उसको ट्रीट करके अगर वो पानी में रिलीज होता है, तो हमारा वाटर सेव हो सकता है। Forest and other vegetation covers low the surface runoff and replenish underground water. जो भी फॉरेस्ट एरिया होता है या कोई भी वेजिटेशन होती है वो कवर कर रहा है स्लो सरफेस रन ऑफ है, एंड इससे हम रिप्लेनिश कर सकते हैं अपने अंडरग्राउंड वाटर को। वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू भी हम अपने वाटर को सेव कर सकते हैं। जैसे कि आपने जयपुर में देख रखा होगा, टेरिस पे लोग क्या करते हैं, अपने
ईंटें से बना के वाटर हार्वेस्ट करते हैं। द कैनल यूज फॉर इरिटेटिंग फील्ड, कैनल्स बना सकते हैं हम एग्रीकल्चर के लिए, पानी को एक कैनाल में भर सकते हैं लैंड को इरिगेटिंग करने के लिए, कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इरिगेट करने के लिए। शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉस बाय वाटर सीपेज, इससे हम क्या आ सकते हैं, पानी का कम से कम वेस्टेज होगा। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ? पहले हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर होता क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर इज नोन एज बायोस्फीयर। जी हाँ, अगर हम कॉम्बिनेशन करते लिथोस्फीयर का, एटमोस्फेयर का एंड हाइड्रोस्फीयर का, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर होता है लैंड, एटमोस्फेयर एयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर। अगर हम कॉम्बिनेशन कर दे लैंड, एयर और वाटर को, इन तीनों को मिलके एक बायोस्फीयर बनता है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। व्हाट इज इकोसिस्टम? इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर एंड फॉर्म एज एन इकोसिस्टम। हमारे बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है एंड इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से, और वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं बायोस्फीयर में वो एक दूसरे पे डिपेंड भी हैं, एक दूसरे से रिलेट भी हैं, और ये क्या बना रहे हैं, सब मिलके एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ होता क्या है? इट इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट as well as aquatic life forms. They provide us milk, meat, hides and wool. Insect as bees provide us honey, help in pollination of flowers and have important role to play as decomposer in the ecosystem. जो वाइल्ड लाइफ है ये हमारे एनिमल्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, एक्यूटिक एनिमल्स भी हो सकते हैं जो कि पानी में पाए गए हैं, और ये हर वाइल्ड लाइफ का अपना अपना रोल है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स हमें क्या देते हैं, तो हमें मिल्क देते हैं। इंसेक्ट एज बी प्रोवाइडर्स हनी, जो कि हमें, बीज होते हैं मधुमक्खी जो कि हमें हनी देती है, जो कि हमें पॉलिनेशन में भी मदद करती है, और क्या करती है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सारे हमारे इकोसिस्टम में। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हमने क्लासीफाई किया है कई तरीके में, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। कोई भी पूरे साल में ही अपनी लीव्स को शेड ही नहीं करते हैं, ऐसे फॉरेस्ट को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। अब सेकेंड वन पे आते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट, जो कि शेड करते हैं देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। आगे चैप्टर है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में है। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे 2 ही बता रखे हैं, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल हम तब जानेंगे जब हम फॉरेस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरल वेजिटेशन का एंड वाइल्ड लाइफ का? Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitat for plants and animals. जो भी क्लाइमेट में चेंज आ रहा है या ह्यूमन का जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है, इस वजह से नेचुरल हैबिटेट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब का लॉस हो रहा है। मे स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल हो रहे हैं और इन डेंजर में आ रहे हैं, एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि एक्सटिंक्शन हमारे इंडिया से बाहर जा रहे हैं। डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड आर सब हमारे नेचुरल फैक्टर है। नेचुरल फैक्टर के द्वारा भी हमारी डिग्रेडेशन हो रही है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की, विच जो कि क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को, प्लांट्स एनिमल को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं। पॉन्चिंग हो रही है, हंटिंग हो रही है, जानवरों को मारा जा रहा है, मार के बेचा जा रहा है। द एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड होकर एनिमल्स को मार के क्या कर रहा है, इलीगल ट्रेड कर रहे हैं। हाइड, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फीदर, उनके पंख, स्किन्स, दांत वगैरह सब कुछ, हॉर्न्स वगैरह सब कुछ निकाल के उनको बेचा जा रहा है।
सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, इनमें से कुछ एनिमल्स जो हैं टाइगर भी होते हैं, लायन भी हैं, एलिफेंट्स भी हैं, डेयर भी है, ब्लैक डक भी है, क्रोकोडाइल भी है, राइनोसोर, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक। इन सब एनिमल्स की गलत यूज़ कर रहे हैं और इलीगल ट्रेड किया जा रहा है। इनकी स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न, इनके फीदर सबको बेचा जा रहा है फॉरेन कंट्री में। अब हम बात करते हैं कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करके रखें, कैसे बचा के रखें थ्रू नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट our natural vegetations and wildlife. Conservation of creeks, lakes and wetland is necessary to save the precious resources from depletion. हमारे इंडिया में कई जगह या वर्ल्ड में कई जगह नेशनल पार्क बना रखे हैं ताकि हम अपनी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को सेव प्रोटेक्ट करके रख सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रखी है, वहाँ पे हमने अपने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रख रखा है। बायोस्फीयर रिजर्व भी बना रखे हैं। ये सब किस लिए बनाया? आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड जो कि नेसेसरी है टू सेव द प्रीसियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लेशन। चलो आज हमारा एक क्वेश्चन है लास्ट में, आपको बताना होगा कि हमारी कंट्री में कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सबको बताना है, ये आपका होमवर्क है, ये कितने नेशनल पार्क है हमारी कंट्री में, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। कल हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय। Thank you friends for watching. I hope you like my video. Please like, share and subscribe. Also share with your friends and relatives. If you find any doubt, please comment on my video. I will clear the doubt in next video. Thank you. Bye bye. Take care.